हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम सीटेट के क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और सीडीपी का जो पहला पार्ट है वो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखने से हमको पता चलेगा कि सीटेट वाले क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, उनको वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम ईवीएस की बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं, जब से सीटेट ऑनलाइन हुआ है तब से ईवीएस का जो सेक्शन है वो इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कर दिया, थोड़ा हार्ड लेवल कर दिया है। तो ईवीएस के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और हम प्रीवियस ईयर से ये जानने की कोशिश करें कि वो सीटेट वाले जानना क्या चाहते हैं, वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। और अगर 5-6 क्वेश्चन अगर जो आ भी जाता है थोड़ा टफ, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में हर बार टफ आता है, हर शिफ्ट में लगभग टफ ही आता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे हम जो पेडागोजी का जो हमारा सेक्शन है जो 15 नंबर का होता है, तो वो हम 15 नंबर इतने अच्छे से करेंगे कि वहाँ से एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। उसको ही पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा तो आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आएगा, एक नंबर भी पेडागोजी से आप लोग का नहीं कटेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का जो ईवीएस के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है इसको शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सीटेट के जितने भी 5 सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट कराने वाला हूँ, और साइंस सोशल साइंस भी कराऊंगा और साइंस का भी पेडागोजी जो सेक्शन है उसको भी कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये वीडियो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं जो हमारा ईवीएस का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। ईवीएस का सेक्शन है जो वो अब ईवीएस नहीं रहा, वो एक जनरल नॉलेज हो गया। उसमें मैथ रीजनिंग टाइप पे भी पूछ लेता है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि ये ईवीएस का सेक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो लगेगा कि मैथ का है, लेकिन ये ईवीएस सेक्शन में पूछा है सीटेट वालों ने। तो हम यहाँ पर ईवीएस में इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम इज 2268 किलोमीटर, 2268 किलोमीटर। इफ अ ट्रेन कवर दिस डिस्टेंस इन 42 आवर्स, कितने देर में कवर कर रही है 2268 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, इसको कितने देर में कर रही है तो 42 घंटा में कर रही है। द एवरेज स्पीड ऑफ दिस द ट्रेन इज बिटवीन द रेलवे स्टेशन ऑफ दीज टू सिटीज इन मीटर पर सेकेंड, यानी इन दोनों के बीच में जो एवरेज स्पीड है उसको निकालने को बोला है। आइए इसको हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी कितनी है 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे कितने में कर रही है 42 घंटे में है में तय कर लेती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में थी। यानी हमको औसत चाल किस में पूछा है मीटर पर सेकेंड में पूछा है। कहाँ पे मीटर पर सेकेंड में पूछा है, जबकि हमको डिस्टेंस किस में दिया है किलोमीटर में दिया है। तो इस किलोमीटर को हम बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 2268 किलोमीटर, यानी 2268 किलोमीटर हमारा क्या है टोटल डिस्टेंस है। और 2268 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है हमारा, तो टाइम कितना हमारा टोटल लग रहा है तो 42 आवर्स लग रहा है, यानी समय कितना लग रहा है तो 42 घंटा लग रहा है। और 42 घंटे लग रहा है। और हमसे क्या पूछा है, हमको समय पूछा है, चाल पूछा है, यानी उसका जो स्पीड है वो पूछा है। हम हमको निकालना क्या है स्पीड यानी जो उसका चाल निकालना है कि वो किस किस स्पीड से चल रहा था। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई क्या होता है टाइम, यानी डिस्टेंस यानी दूरी बटा जो दूरी हमारा कितना है 4268 किलोमीटर बटा कितना टाइम कितना लग रहा है यानी समय, दूरी बटा समय इक्वल टू क्या होता है चाल इक्वल टू क्या होता है चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। अब आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा दूरी कितना है 2268 किलोमीटर है, हमारा दूरी कितना है यानी डिस्टेंस कितना है 2268 किलोमीटर है। और हमारा समय कितना लग रहा है तो 42 घंटा लग रहा है, 42 आवर्स लग रहा है। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 54 आएगा, 54 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 54
किलोमीटर पर सेकेंड आया है। यहाँ पर ऑप्शन एक देखेंगे तो 54 दिया हुआ है, लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। तो जो बच्चे ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे वो ये 54 देख के और यही हमारा राइट आंसर मार देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमसे क्या पूछा है, औसत चाल जो पूछा है वो मीटर प्रति सेकेंड में पूछा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 54 किलोमीटर आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम जो ये 54 है इसमें कितने से गुना कर देंगे, 5/18 से। कितने से गुना कर देंगे, जब भी मीटर प्रति सेकेंड में आपको बदलना हो, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो 18 कम 18 18 की आई 54, कट गया तो बचा 3 × 5 बचा, यानी 15 जो है 15 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। जो हमारा मीटर जो पूछा है, औसत चाल पूछा है, यानी एवरेज स्पीड जो पूछा है वो कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड होगा। और हमारा ऑप्शन डी में क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप सेकेंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में दिया है, कोई छात्र ए पे है, यानी कोई एक छात्र है, स्टूडेंट है, वो कहाँ पे है, वो ए पे है। कहाँ पे है, ए पे है, और वो बी पे पहुंचना चाहता है, यानी बी पे वो जाना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पे जाता है। इसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, ए से बी पे जाने के लिए पहले हमको ए से डायरेक्ट बी पे नहीं जाना है, पहले ओ पे जाना है। तो ए से कहाँ जाता है, ओ पे जाता है, और ए से ठीक उत्तर में है, यानी जो ओ है वो कहाँ पे है, ए से ठीक उत्तर में है। तो ये हमारा ये क्या है, हमारा ए है, और इससे उत्तर में कौन है, ओ है। तो हमको पता चलेगा कैसे चलेगा कि इधर जाएगा तो उत्तर होगा, इधर इधर किधर जाएगा तो उत्तर होगा। तो इसके लिए हमें तो ये डायग्राम बनाते हैं, और इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि इस डायग्राम को, ये डायग्राम है, इसमें ऊपर क्या होता है, नॉर्थ हमेशा होता है, इसके सामने क्या होता है, साउथ यानी दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट यानी पूरब होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट यानी पश्चिम होता है। ये हमेशा एक डायग्राम याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये डायग्राम का यूज होता है। तो क्या बोला है, जो ए है इससे वो कहाँ पे है, 120 मीटर उत्तर में है। उत्तर हमारा कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, तो हमारा यहाँ पे ए है, और इससे ठीक ऊपर यानी उत्तर यहाँ पे नॉर्थ में कौन सा है, वो बैठल है। जो ओ है वो ए से कितना, 120 मीटर। हमारा डिस्टेंस कितना है, ए और ओ के बीच में 120 मीटर का दूरी पे है। अब आगे है, और फिर ओ से बी, और ओ से बी कहाँ है, ठीक पश्चिम दिशा में। ओ से बी कहाँ है, यानी पर ठीक पश्चिम दिशा में, यानी हमारा ओ यहाँ पे है, तो यहाँ से पश्चिम दिशा कौन सा होगा, आप देख रहे हैं यहाँ से पश्चिम दिशा कौन है, इधर जाएगा, तो इधर ही जाएगा, तो ये पश्चिम होगा। ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है, यानी ओ से यहाँ पे बी पे आने में कितना लग रहा है, 50 मीटर का डिस्टेंस हमको कवर करना है। क्वेश्चन में जितना इंस्ट्रक्शन दिया था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि हमसे पूछना क्या चाहता है। तो हमसे पूछा है ए और बी से दूरी, यानी ए और बी के जो बीच में दूरी है वो पूछा है, और तथा बी के सापेक्ष में ए की दिशा क्रमशः क्या है, यानी यहाँ बी से जब देखेंगे तो ए किस दिशा में है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा दूरी पूछा है, तो ए और बी की दूरी पूछा है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 120 और 50 जोड़ के 170 आ जाएगा। 170 ऑप्शन में यहाँ पे है, दोनों में से कोई एक मार देंगे, कहेंगे कि मेरा एक नंबर सही है, लेकिन ये गलत है। 170 तो होगा ही नहीं, ये केवल दिया हुआ है जिन बच्चों को नहीं आता है ये सॉल्व करने के लिए, उन लोगों के दिया हुआ है कि वो शॉर्टकट मारेंगे, गलत करेंगे, एक नंबर हम काट लेंगे। लेकिन हमको सीटेड वाला को एक नंबर भी काटने का मौका नहीं देना है। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग मैथ में एक थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे। हमको दो साइड दिया हुआ है और तीसरे साइड पूछा है कि इसका डिस्टेंस क्या हुआ है, क्या होगा। तो ये भी सॉरी, ए ओ कितना दिया है, 120 मीटर दिया है, और ओ बी कितना दिया है, 50 मीटर दिया है, और हमसे पूछा क्या है, ए बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको ए बी का डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, दोनों का साइड जो होता है इसका
मतलब स्क्वायर होता है उसको जोड़ देते हैं। तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, जो ये ओ बी है ये दोनों का होल स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा ये ए बी का जो ये डिस्टेंस है ये निकल जाएगा। तो ए ओ हमारा कितना दिया हुआ है, ए ओ दिया हुआ है 120 मीटर और ओ बी कितना दिया है 50 मीटर। वो भी कितना दिया हुआ है 50 मीटर दिया है। अब इन दोनों को जो क्यूब में है इसको हम एक सिंपल नंबर में तोड़ लेते हैं। तो ये कितना होगा 14400 और प्लस ये कितना हो गया 2550। अभी इसको ये कैसे है 120 गुना 120 करेंगे तो इतना आएगा और 50 गुना 50 करेंगे तो 2550 आएगा। अब जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 16,900 ये होगा। 16,900 हमारा क्या हो गया होल की। जब इसमें से ये रूट अंडर रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। यानी 130 जो होता है उसका होल क्यूब कितना होता है, होल क्यूब कितना होता है 16,990 होता है। जब 130 इंटू 130 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16,990। तो ये हमारा जो रूट अंडर है ये हटा तो हमारा 130 आ गया। अब हमारा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 130 मीटर। 100 तो पहला हम पढ़ा, यदि पहला जो ए और बी के दूरी पूछा था ये हम निकाल चुके हैं 130 मीटर। तो ऑप्शन ए में 130 मीटर है और ऑप्शन बी में भी 130 मीटर है। लेकिन यहाँ पर दिशा भी पूछा है कि किस दिशा में मतलब बी से ए किस दिशा में है। अब इसको निकालते हैं कि जो ए है वो बी से किस दिशा में है। तो बी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको हम क्या करते हैं अपने मेन पॉइंट पे लेते हैं और यहाँ से जो ये लाइन है इसको मेन पॉइंट्स लेते हुए खींच देते हैं। ये लाइन हम खींच दिए और ऊपर से खींच दिए। ये जो लाइन है जहाँ से अगर ए पे पूछे तो ए पे खींचेंगे, बी से ओ पे पूछे तो ओ पे खींचेंगे। और यहाँ पे चूंकि हमसे बी के सापेक्ष में ए की दिशा पूछा है यानी बी से ए की दिशा पूछा है। तो ऊपर हमने क्या बताया था, ये बताया था नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। उसके ठीक नीचे क्या होता है, साउथ होता है यानी दक्षिण होता है। इधर क्या होता है, इधर ईस्ट यानी पूरब होता है। और इधर इसके ठीक सामने हमने क्या वेस्ट यानी पश्चिम होता है, वेस्ट यानी पश्चिम होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बी से ए की दिशा पूछा है। यहाँ पे क्या है ईस्ट है यानी पूरब है और यहाँ पे क्या है वेस्ट है यानी दक्षिण है। यानी ये जो ए है दक्षिण और पूरब के बीच में है। तो इसका क्या हो जाएगा दक्षिण और ये क्या है इसके बीच में क्या है पूरब, यहाँ पे पूर्व है। इन दोनों के बीच में है तो ये दोनों नाम होगा। और दक्षिण क्यों पहले होगा, दक्षिण पहले इसलिए होगा क्योंकि ये ज्योग्राफी में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहते हैं तो उनका नाम पहले आता है। इधर रहता है तो पहले नॉर्थ का नाम आता है, इधर है तो साउथ का है, इसलिए दक्षिण पश्चिम। यानी हमारा डिस्टेंस कितना है 130 मीटर है। तो 130 मीटर दो में है। अब हम अपना खोजते हैं ये जो दिशा है दक्षिण पूर्व ई किस में है। तो पहले में देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम है और दूसरे में जब देखेंगे तो दक्षिण पूर्व है। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी हुआ 130 मीटर और साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी बी जो ए है वो बी से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज के बाद ये ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये उसमें दिया है स्लॉथ के विषय में निम्न में से कौन सा सही कथन है चुनिए। निम्न में से मतलब स्लॉथ के बारे में जो सही कथन है उसको हमको चुनना है। 4 कथन दिया हुआ आइए चुनते हैं। ऑप्शन ए में है स्लॉथ भालू जैसा दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन 22 घंटे ना सो के वो कितने घंटे वृक्ष की शाखा पे सोते हैं यानी पेड़ पे सोते हैं तो वो 17 घंटा सोते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 22 घंटा दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जो दूसरा स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, चिंपैंजी जैसे दिखते ही नहीं है तो हमारा यहीं पे ये गलत हो गया। तो जो सी है स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखता है ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है डी। तो आइए देखते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटा वृक्ष की शाखा पे
उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। कितने घंटे सोते हैं वृक्ष पे? 17 घंटा। और वो भी आराम से ऐसे नहीं सोएंगे। जो वृक्ष होता है जो उसकी डाली होती है उस पर पकड़ के लटक के सोएंगे एकदम मौज मस्ती एकदम, लेकिन गिरेंगे तो मुंह हाथ सब फूट जाएगा। तो क्या है, वृक्ष पे कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटा सोते हैं। कैसे दिखते हैं? ये भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन भालू होते नहीं है। और ये मतलब पूरे अपने जीवन काल में लगभग 8 ही पेड़ बदलते हैं, और उसी पेड़ पे उसी पेड़ की पत्ती खाते हैं और उसी पे सोते हैं। और 1 सप्ताह में एक बार निकलते हैं, क्या करने के लिए? टॉयलेट यानी शौचालय करने के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना आलसी जानवर, केवल सोना है, बस सोना है, खा के सो जाना है, खाना है, और खाने के लिए भी दूर नहीं जाना, बस उसी पेड़ के भी पत्ती को खाना है और उसी पेड़ पे सो जाना है। जब उस पेड़ की पत्ती खत्म हो जाती है तो दूसरे पेड़ पे जाता है, उसकी पत्ती खाता है और फिर उस पे सोता है। इसी का जीवन सबसे मस्त है। जो मजा सोने में है वो किसी दुनिया के कोने में नहीं है ना? लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग को क्या सोने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। हमें सीटेड आया है तो हमको जो सोने वाला टाइम है उसमें से भी जागना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही था? डी था। क्वेश्चन 4 में दिया है, व्हेन यू pour मिल्क थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्रीम रिमेन्स ऑन इट, द मेथड ऑफ सेपरेशन हेयर इज। यानी जब किसी कपड़े पर दूध को उड़लते हैं यानी डालते हैं, मलाई उसी पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? यानी जो दूध होते हैं क्या होते हैं, ये कपड़ा पर डालने के बाद वो क्या होते हैं, वो क्रीम उसी पर रह जाता है और पानी वहां से निकल जाता है। आप लोग बचपन में देखे होंगे कि मम्मी जो होती है क्या करती है, जब दही में ज़्यादा पानी हो जाता था तो दही को क्या करती थी, उसको एक कपड़ा में रख देती थी और बांध के लटका देती थी, उसमें के जितने पानी हो जाता था वो निकल जाता था, केवल क्रीम बचता था। वो खाने में बहुत अच्छा लगता था। आप लोग खाए होंगे तो आप लोग को शायद याद होगा। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे ये जो खा रहे हैं ये सीटेट में कभी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वहां से ये क्वेश्चन बना दिया है। शायद ये भी गाँव का होगा, ये सब इसकी मम्मी करती होगी इसीलिए उसको याद आ गया होगा, तो ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, यानी निश्चयम दन बोलते हैं, यानी फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जो ये प्रक्रिया है, जो ये मेथड है जिससे हम क्रीम को अलग कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सीविंग एक ऑप्शन है। सीविंग क्या होता है? चालन, यानी चालन। आप लोग गांव में देखे होंगे जब शायद गेहूं या धान काट के आता है तो वो क्या करते हैं, यदि हवा में या तो हवा चलता है तो हवा में या तो पंखा या तो अलग से पंखा लगा के एक आदमी पंखा चलाएंगे और एक आदमी जो अन्न होता है किसी दौरी किसी बकेट में लेकर ऊपर से गिराएंगे, और उससे क्या होगा, उससे जो भूसा होगा वो अलग चला जाएगा, जो अन्न होता है वो होता है वहीं पे गिर जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? सीविंग यानी चलन बोलते हैं। जो सेडिमेंटेशन होता है यानी अवसादन होता है, जब यदि पानी गंदा रहता है तो क्या करते हैं, हम उसको उसी तरह छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए, तो क्या होता है उसमें जो गंदगियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है, उसी को जो बैठ जाती है उसी को क्या बोलते हैं? हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, यानी अवसादन बोलते हैं। और डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन होता है जब वो नीचे बैठ जाता है तो उसको बिना हिलाए आदमी आराम से उस पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में जब ट्रांसफर कर लेता है, बदल लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन यानी निस्तारण बोलते हैं। तो आई होप आप ये चारों ऑप्शन समझ गए होंगे कि ये चारों क्या होते हैं। जो हमारे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सा फिल्ट्रेशन सही था। क्वेश्चन 5 में पूछा है, द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, यानी माउंट एवरेस्ट की जो चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है? तो सब लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? वो हिमालय का पार्ट है। और इसकी ऊंचाई की जो सबसे ऊंची वाली चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? जो पहले थी 8,848 मीटर, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 8,850 मीटर हो गई है। तो हमारे ऑप्शन में तो डी में देखेंगे तो 8,850 मीटर दिया हुआ है। जब एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जब बुक देखेंगे तो उसमें कितनी है? 89 यानी 8,900 दिया है। तो अगर आपको 8,900 अगर जब दिया रहता है, अगर जो ऑप्शन में 8,850 ना हो और जो 8,900 हो तो वो भी सही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक में वो दिया हुआ है। फिलहाल हमारे जो ईवीएस का जो बुक है उसमें 8,850 ही दिया हुआ है, तो ईवीएस के अनुसार 8,850 मीटर ही सही होगा। जो छठा नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है, अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल, यानी 3 राज्यों का वह समूह
जिसके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। यानी वो 3 राज्य कौन है जिसके जो बंगाल की जो खाड़ी है उसके किनारे हैं। तो आइए देखते हैं। हम देखेंगे तो भारत का जो जो ये मैप है इसमें इस साइड क्या है, इस साइड अरब सागर है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। तो आप लोग ये हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, वो बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछा है कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी में मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो उसमें देखेंगे तो हमारा पहला राज्य है वेस्ट बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। यानी यही 4 में से कोई ना कोई हमारा इसमें ये ग्रुप में मिलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, वो सही आंसर होगा। इधर अरब सागर में कौन कौन आता है, जी फॉर गुजरात, एम फॉर महाराष्ट्र, जी फॉर गोवा, के फॉर कर्नाटका और के फॉर केरल। यानी अरब सागर में ये 5 आते हैं, 1 2 3 4 5 और 4 इधर आते हैं। यानी टोटल देखा जाए तो ये जो पानी पानी की तरफ मतलब जो है, ये कितने राज्य हैं, ये हमारे 9 राज्य होते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। हमें हमसे क्या पूछा है, बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आता है, बिल्कुल आता है। दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो अरबियन सागर में आता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा तो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। केरल, केरल आप देखेंगे तो यहाँ पे केरल है, सॉरी केरल ये है, तो ये कहाँ आ रहा है, ये तो अरब सागर में आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी में है, पहले में उड़ीसा, ठीक है उड़ीसा आ रहा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी आ रहा है। तमिलनाडु, ये हमारा क्या है, तमिलनाडु, तो ये भी आ रहा है। यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। केरल, पहला जो नाम है केरल, और केरल किस में आता है, अरब सागर में आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कहाँ आते हैं, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इंडिया के मैप एक खरीद के अपने सामने जरूर लगा लीजिएगा, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे। अभी फिलहाल किसी और का फोटो होगा तो उसको हटा के अभी इंडिया का मैप जब तक सीटेट का एग्जाम है तब तक लगा लीजिएगा, फिर बाद में जो लगाना होगा लगा लीजिएगा। क्योंकि इंडिया मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमको इसको यदि मजाक में ना लगे, इसको सीरियसली लेना है। क्योंकि देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंडियन मैप से ही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन में पूछा है, सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश, विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्री थिकेस्ट फॉरेस्ट इज। यानी मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में, आप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ, यहाँ पे है। मध्य प्रदेश का एरिया कौन सा है, ये एरिया है। अब यदि आपको नहीं याद रहेगा मैप में मध्य प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, बिहार कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, तो फिर आपको वहाँ पे तो मैप देगा नहीं सीटेड वाला, तो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इंडिया के मैप आपके माइंड में होना चाहिए, कौन स्टेट कहाँ पे है। तो कह रहा है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। इस राज्य के सापेक्ष में किस दिशा में हमारे देश का सर्वाधिक घने जंगल है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है, आपको तो सबसे पहले पूछ लिया कि आपको पता है कि नहीं कि आप मध्य प्रदेश है कहाँ, यानी इंडिया मैप के बारे में आपसे जानकारी पूछ लिया। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, जीके का भी क्वेश्चन पूछ लिया है। अब आपको पता नहीं रहेगा कि सर्वाधिक जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं, किधर पाए जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो सर्वाधिक जंगल कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक जंगल पाया जाता है मध्य प्रदेश। यानी आप मध्य प्रदेश में तो खड़ा है, और मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक जंगल है। और इसके बाद 2 नंबर पे जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़। आपको मैं जो इंडियन पॉलिटी की क्लास में बताया था, जो मध्य प्रदेश है उसी से टूटा था कौन, छत्तीसगढ़। और आर्टिकल किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 3 के थ्रू टूटा हुआ था ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है उससे टूटा है छत्तीसगढ़, तो उसमें भी ज्यादा जंगल पाया जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमारा कौन आता है, 1 नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, दूसरे नंबर पे आपको हमारा आता है छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे तो एपी यानी अरुणाचल प्रदेश है। यानी तो अरुणाचल प्रदेश में ये छत्तीसगढ़ के बाद कौन आता है, एपी। यानी यहाँ से देखेंगे तो हमारा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। एपी कहाँ, इधर इस साइड हो रहा है। अब चूंकि हम एक क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर शायद 2nd था, उसमें हम ये बता चुके हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालना होता है। अब इसको आप 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 1
2, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया 3 और 4। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, यानी उत्तर होता है। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। इस साइड क्या होता है, इस साइड हमारा क्या होता है, पूरब होता है। और इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। तो हमारे देखेंगे, हम इस कोना से आप देखेंगे तो ये किधर दिखाई दे रहा है, ये उत्तर और पूरब के बीच में दिखाई रहा है, यानी उत्तर और पूरब के बीच में दिखाई दे रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो ये कौन सा हमारा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट है। तो अब आइए हम अपने जो ऑप्शन दिया है उसमें नॉर्थ ईस्ट खोजते हैं। तो यहाँ पर ड्यू नॉर्थ लिखा है, यानी ठीक उत्तर। ठीक उत्तर है क्या, एकदम यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन एक गलत हो गया। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। हमारा आ भी रहा था, उत्तर पूर्व क्या आ रहा था और आंसर आ रहा था, तो यही आंसर हमारा सही होगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कौन सा हमारा हो जाए, ये नॉर्थ हो गया और इधर हमारा क्या है, वेस्ट यानी पश्चिम है। तो ये एरिया को हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, यानी उत्तर पश्चिम बोलेंगे। और साउथ वेस्ट, तो हमारा तो यहाँ पे क्या है, साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। ये चूंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा ये एपी पड़ रहा था, यानी यहाँ से ये ऐसे पड़ रहा था, जो हमारा घना जंगल है ऐसे पड़ रहा था। तो ये कौन सा एरिया है, कौन सा दिशा हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर और पूर्व। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें है अ शूटिंग स्टार इज अ, टूटता तारा होता है, यानी टूटता तारा क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है। तो आप देखेंगे ये यदि ईवीएस में आपसे क्या पूछ दिया है, ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पूछ दिया कि टूटता तारा होता क्या है। वैसे आप लोग सब लोग देखे होंगे टूटते हुए तारे को, लेकिन होता क्या है, ये क्या होता है आप लोग जानते नहीं होंगे। और ये आपने हमारी ज्योग्राफी की क्लास की होगी तो उसमें मैंने बताया है वो टूटता तारा किसे कहते हैं, उल्का किसको कहते हैं, उल्का पिंड किसको कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं, धूमकेतु किसको कहते हैं। ये सारी हमने ज्योग्राफी क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके डीप में जाके पढ़े हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर जो ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है, हिस्ट्री के क्लास चल रहा है, इंडियन पॉलिटी के क्लास चल रहा है, आप उसको जरूर करें। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सब में वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आइए समझते हैं शूटिंग स्टार होता क्या है। असल में आप देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सन है। सन के बाद क्या है, एक प्लैनेट है, ग्रह है, मरकरी यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पाया जाता है, ऐसे ऐसे वो एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पेटिका पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे कितने, 8 ग्रह, 4 इधर 4 इधर, 8 ग्रह है। तो यहाँ पे ये जो पाया जाता है, इसमें जो पाया जाता है, जो बड़े बड़े पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े इस यहाँ पे बॉडी पाया जाता है, जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड, यानी क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। इसमें जो बड़े बड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये पाए जाते हैं, इसमें जो बड़े, जिनका साइज बड़ा होता है उनको बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह। और जो इनमें छोटे छोटे होते हैं, जिनका साइज छोटा छोटा होता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं धूमकेतु, यानी कॉमेट बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं हम, धूमकेतु। जो छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, धूमकेतु यानी कॉमेट्स बोलते हैं। और जब ये क्षुद्र ग्रह यहाँ से निकल जाता है, ये अपने एरिया में यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब यहाँ से ये निकलेगा तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे मेट्रॉयड यानी उल्का। और ये जो उल्का होता है, यही जब पृथ्वी में प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, यहाँ पे घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, वो जलने लगता है। और जब जलने लगता है तो वो कैसा दिखाई देता है, वो लगता है कि जैसे तारा टूट रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ दिया। जब क्षुद्र ग्रह जो इसमें होते हैं, जब तक यहाँ पे है तो वो क्षुद्र ग्रह है, यहाँ से निकल गया तो वो क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है। और उल्का जब जलने लगता है, क्यों जलने लगता है, तो ये वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगता है। तो वो क्या क्या दिखता है, एक टूटता हुआ तारा होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे मेट्रॉयड यानी उल्का को हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। और अगर जी यही जो उल्का था, जब इसमें था तो क्या इसका नाम था, इसका नाम था क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड था। जब यहाँ से निकल गया रास्ते में तो इसका क्या नाम हो गया, उल्का पिंड हो गया। और जब ये पृथ्वी पे आके गिर जाएगा, जो पृथ्वी हमारा धरती है, हमारी धरती पे आके गिर जाएगा, तो इसको बोलेंगे उल्का पिंड। आई होप आप समझ गए होंगे, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड,
और ये एक कॉमेट्स यानी धूमकेतु। अब तारा क्या होता है? तारा भी एक सेलेस्टियल बॉडी होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसके तारा होने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके पास क्या हो, हीट हो यानी उष्मा हो, प्लस लाइट हो, जो बड़े बॉडी होते हैं वो जिनके पास अपना हीट हो और अपना लाइट हो, वो क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं। तो आई होप आप ये चारों के बारे में आज समझ गए होंगे, और जो ज्योग्राफी क्लास देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है। तो एक शूटिंग स्टार इज ए, टूटता हुआ तारा क्या होता है, उल्का होता है, मेट्रॉइड होता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें दिया है, उसमें पूछा है किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। यानी एक छात्र है, वो सभा में अपना परिचय दे रहा है, अपना नाम नहीं मतलब अपने कहाँ से आया ये नहीं बता रहा है, बस वहाँ की विशेषता बता रहा है, और उस पर हमको विचार करके बताना है कि वो कहाँ से आया है, सोच के बताना है। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी यानी पकी हुई मछली यानी फिश खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया है, यानी ये जहाँ से आया है वहाँ के लोग क्या है, वो क्या करते हैं, जो सरसों तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो वो बता रहा है कि आप बताइए हम कहाँ से आए हैं। तो आप एनसीईआरटी ईवीएस का बुक पढ़े होंगे, तो उसमें एक कॉलम बना के दिया हुआ है कि 4-5 बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं। वो कोई कह रहा है कि हम ये कश्मीर से हैं तो हमारे यहाँ सरसों में मछली बनाया जाता है, कोई कह रहा है गोवा से है तो हमारे यहाँ ये कोकोनट तेल में क्या बोलते हैं मछली बनाया जाता है, कोई है तो कह रहा है कि नहीं नहीं हम हमारे यहाँ तो केरल, हम हमारे यहाँ जो केरल का बच्चा है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ तो टैपिको जो हम लोग जिसको कोन बोलते हैं वो हमारे यहाँ थी कोकोनट यानी नारियल तेल में बनाया जा रहा था। बच्चे बात कर रहे हैं, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया कि जो बच्चा मतलब कहाँ के लोग अधिकतर सरसों के तेल में बनी यानी पकी मछली खाना पसंद करते हैं, तो वो कहाँ के लोग हैं, वो लोग हैं कश्मीर के लोग किस में मछली तला हुआ पसंद करते हैं, तो सरसों के तेल में। ये एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग है। वैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार ये सारे जो भी ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया है यहाँ पे भी मछली सरसों के तेल में ही पकाया जाता है। बहुत कम ही लोग होंगे जो रिफाइन या बादाम उदाम अलग कोकोनट ऑयल में बनाते होंगे, मोस्टली लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं। लेकिन हम ये अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या आंसर होगा, कश्मीर होगा। जो गोवा है यहाँ पे किस में बनाया जाता है मछली, यहाँ पे नारियल के तेल में बनाया जाता है मछली को। जो 10वां क्वेश्चन है उसमें है किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। जो 10वां क्वेश्चन है वो भी कोई छात्र है वो अपना विचार बताया है कि अपने बारे में बताया, अब बताइए कि वो कहाँ से आया है। तो आइए देखते हैं कि इसने क्या हिंट्स दिया, क्या इंट्रोडक्शन दिया है। तो कह रहा है मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, यानी ये जहाँ से आया है वहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत कम होता है, गर्मी बहुत पड़ती है। जाहिर सी बात है जब बारिश होगी नहीं तो वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ का मौसम क्या होगा, शुष्क यानी सूखा हो जाएगा। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, वहाँ के घर कैसे किस चीज़ से बने होते हैं, वो मिट्टी से बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से पोत कर सुंदर किया जाता है। यानी जो यहाँ के जो घर है वो बहुत, वहाँ के दीवार है वो बहुत मोटे होते हैं और उसको मिट्टी से पुताई की जाती है। जो गांव में आप लोग जानते होंगे जो पोछा पोछा नहीं उसको लिपा जाता है, वहीं वो क्या मिट्टी से लिपा जा रहा है, जो दीवार है मोटी दीवार है उसको लिपा जा रहा है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यानी जो घर के छत है वो कोई उस पर एल्वेस्टर नहीं रखा जा रहा है, कोई टीना नहीं रखा जा रहा है, कोई छत ढलाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ रखी जा रही है। तो कह रहा है कि यह छात्र निम्न में से किस राज्य से आया है। और पूछा है कि ये जो छात्र है किस राज्य किस स्टेट से आया है। तो आप देख रहे हैं वो हिंट से पता चल रहा है बारिश बहुत कम होती है। कहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसमें जब देखेंगे तो लद्दाख में भी लगभग बारिश होती है, असम में भी होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन जो ये हमारा राजस्थान है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश ना होने के कारण यहाँ की मिट्टी क्या हो गई है, लगभग ज़्यादा मिट्टी वहाँ पे रेत हो गई है, बालू हो गई है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और जब बहुत जल्दी गर्म होने से क्या होता है, वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। और क्या बोलते हैं ये होता है, तो जब ठंडी रात में जब ठंडा हो जाता है तो रात में कभी कभी ये टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, मतलब ये गर्म हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर बढ़ा देती है।
हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं और वहाँ के घर मिट्टी के इसलिए बने होते हैं ताकि जो हीट होता है वो मिट्टी से गुजर नहीं पाता, उससे मतलब वहाँ से पास नहीं कर पाता है। अगर जो घर मिट्टी का बना है तो वो ठंडा रहता है। गांव में देखे होंगे आप लोग, अगर गांव के होंगे तो आप लोग फील करते होंगे कि हम जो घर मिट्टी से बनाया जाता है वो बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है दूसरे एरिया में। घर की दीवारें बहुत मोटी दीवार होने से हीट और ट्रांसफर नहीं होगा। जो हीट बाहर होगा वो बाहर रह जाएगा, जो अंदर होगा अंदर ही रह जाएगा। तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और अब जब मिट्टी के बनाए तो उसको पोत के क्या बोलते सुंदर किया ही जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है, यानी घर के जो छत होते हैं कटीली झाड़ियों से क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वहाँ के पेड़ जो होते हैं वो ज़्यादातर कटीली होते हैं। क्यों कटीली होते हैं? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अगर जब कोई भी पेड़ का पत्ता इतना बड़ा रहेगा तो इतना एरिया लेगा, और इतने एरिया से क्या होगा, जो इवापोरेशन है, जो वाष्पीकरण है, यानी पत्ता का जो पानी है वो पूरा ये सूख जाएगा क्या, गर्मी के कारण। तो इसलिए वहाँ की जो वहाँ की वनस्पतियाँ होती है, जो वहाँ के पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, कटीली होते हैं। क्योंकि जो कटीली होंगे तो वो एरिया कम लेंगे और वहाँ से इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कम होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो भी विशेषता दी गई है कहाँ की दी गई है, ये हमारे राजस्थान जो राज्य है, भारत के राजस्थान जो राज्य है वहाँ की दी गई है। जब हम जो क्वेश्चन 11 है उसमें दिया है मैच द फॉलोइंग, यानी हमको कॉलम ए से कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को मैच करना है। तो यहाँ पे दिया ये खाना का नाम दिया है, यहाँ पे राज्य दिया है कि कौन से राज्य में ये खाया जाता है। तो हमारा पहला है छोले भटूरे। तो छोले भटूरे कहाँ पे हमको खाया जाता है? तो ये खाया जाता है पंजाब में। तो हमारा वन का ई होगा, यानी जो वन है उसका ई होगा। तो ई किस किस में? ये तीनों में है, इसमें नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। जो नारियल के तेल के साथ उबला टैपिको, यानी टैपिको ये नारियल के तेल के साथ उबला हुआ कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमारा केरल में। तो हमारा दो का क्या होगा? बी होगा, यानी जो सेकंड है उसमें बी होगा। इसमें सेकंड का बी नहीं है, डी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गया। और इसमें सेकंड का बी नहीं है, ये भी ए है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गया। ले दे के बच रहा है अभी ये, तो यही सही होगा। अब आइए आगे भी देख लेते हैं। सरसों के तेल में बनी मछली, ये कहाँ पे हमने अभी पढ़ा है? ये कश्मीर में। तो ये 3 का डी होगा हमारे, इसमें 3 में डी है, ठीक है। और 4 है नारियल के तेल में बनी मछली, ये कहाँ होता है? ये गोवा में होता है। तो 4 का ए, 4 का क्या हो रहा है? हमारा ए हो रहा है। तो हम देख रहे थे कि दो ही हम पढ़े, उसके बाद से हमारा आंसर मिल गया था कि हमारा डी ही होगा। तो ऐसे टाइम बचाया जाता है सीटेट में, क्योंकि जो पता होता है उसको मैच कर लीजिए। अगर वो मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तो वो आंसर गलत, वो ऑप्शन ही गलत हो जाता है, तो उसको छोड़ दीजिए। हम ये 5 सेकंड में ये पता कर लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जबकि क्वेश्चन इतना बड़ा है। क्वेश्चन 12 में दिया है एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनःचक्रण यानी रिसाइकल के पश्चात किया जा सकता है। यानी उस समूह को हमको चुनना है, उस ग्रुप को चुनना है जिसका प्रयोग रिसाइकल के लिए किया जाता है। तो पहला हमारा पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन। तो बैटरी का रिसाइकल नहीं होता है। जो छोटे बैटरी होते हैं जैसे घड़ी का बैटरी हो गया, और वो जो छोटा हैंड वॉच का जो बैटरी हो गई, इसको क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है, इसका रिसाइकल नहीं किया जाता है। तो ये हमारा गलत है। मोबाइल फ़ोन का भी रिसाइकिल नहीं किया जाता है। जो दूसरा है वो है बी में है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल और बैटरी। यहाँ पे भी बैटरी है, और चादर का कौन सा आज तक कोई रिसाइकल किया है, रीयूज किया है? उसका जो चादर फट जाता है तो क्या हम लोग सप्टा बना लेते हैं, जिसको नोछा लोग बोलते हैं। तो चादर का रीयूज किया जाता है, रिसाइकल नहीं किया जाता। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है लोहे की कील, हाँ ठीक है। कांच का बोतल, स्टील मग, गत्ते का डब्बा, हाँ ये सारे होते हैं। आप लोग घर के सामान कभी बेचे होंगे, जो कूड़ा कचरा होता है उसमें जो क्या होता है, लोहा से बने हुए कील होते हैं वो बेचा जाता है। जो कांच की बोतलें जो फूट जाती है, जो लोहे शीशे की बोतल होती है वो फूट जाती है, उसको भी बेच दिया जाता है। हालांकि इसका बहुत कम दाम देता है सब, 1 रुपया 1-1.5 रुपये में तो लेता ही है सब। स्टील मग और गत्ता, स्टील मग जो होता है ये भी बिक जाता है, और गत्ता यानी जो कार्टून होता है जिसमें सामान वामान आता है उसको वो भी बिक जाता है। तो हमारा राइट आंसर यही है। इसमें चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज का कौन सा रिसाइकल करेगा? हाँ रिसाइकल नहीं, वो रीयूज हो जाएगा। जब लकड़ी का मेज टूट जाएगा तो क्या होगा? ठंडे के दिन में बैठ के आग तापेंगे लोग। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। 12 का कौन सा? सी सही है।
लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील की मग और गत्ते का डब्बा। क्वेश्चन 13 में दिया है निम्न में से सही कथन चुनिए, यानी जो 4 कथन दिया इसमें से सही कथन को चुनना है। तो पहला हमारा कथन है कोई वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्ते खा जाती है, ये गलत है। ये कितने केजी पत्ते खाती है एक दिन में? तो एक दिन में ये 100 केजी पत्ते खाती है। अगर यहाँ पे 100 रहता तो सही होता, लेकिन 200 दिया है तो ये हमारा ऑप्शन ये गलत है। जो दूसरा है अत्यधिक भार हो जाने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो हाथी है वो बहुत ज़्यादा क्या आराम करना यानी रेस्ट करना पसंद नहीं करती है। जो सी ऑप्शन है यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 केजी होता है, बिल्कुल सही बात है। जो हाथी का जो 3 महीने का बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है? लगभग 200 केजी के आसपास होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। डी भी देख लेते हैं। अधिकांश हाथी एक दिन में 9 से 10 घंटा सोते हैं, गलत बात है। ये 2 से 4 घंटा एक दिन में सोते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी सही है हाथी के बारे में। हाथी को पानी में यानी कीचड़ में खेलना पसंद है और उसका जो दोनों कान बड़े बड़े होते हैं उसी से अपने आप को पंखा करती है यानी हवा देती है। ये हाथी के बारे में एडिशनल जानकारी है आप लोगों के लिए। जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ते रहता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो गिलहरी है वो हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती है, कुछ ना कुछ कुदरती रहती है। तो जो गिलहरी है उसका जो गिलहरी का जो है क्या दांत है वो पूरे मतलब जब तक वो जिंदा रहती है तब तक उसका दांत बढ़ते रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? गिलहरी यानी स्क्वायरल है। कैट का बिल्ली का नहीं होता, स्नेक का नहीं होता है। स्नेक का दांत नहीं होता है, उसके जो दांत होते हैं उसको क्या बोला जाता है? फंक्स बोला जाता है, फंक्स बोला जाता है। जो जिससे साफ होता है, जो जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ता है उसको फंक्स बोला जाता है, उसको दांत नहीं बोला जाता है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो 15 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिंकोना ट्री इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, यानी सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन है रूट यानी जड़, बार्क यानी छाल, सी लिप्स यानी पत्ता, डी में है हमारा सीड यानी बीज। या तो हमारा कौन सा? हमारा ऑप्शन बी सही होगा। जो बार्क उसका छाल होता है उसी को क्या किया जाता है? गर्म पानी में मतलब उबाला जाता है और उसी को पिया जाता है, उसके छाल को। उसके ना कि पत्ता को, ना जड़ को, ना पत्ता को, ना बीज को, उसके छाल को ये उबाल के पिया जाता है मलेरिया के जिनको मलेरिया हो जाता है उनके ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, और जब आज क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर को शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो जब भी एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से जो हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।